बात होगी हरियाणा के नतीजों पर कांग्रेस के बड़े सवालों की, जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर आई तेजी की। देखेंगे नीतीश एनडीए के अंदर से ही लगे आरोपों को, अखिलेश यादव के यूपी उपचुनाव को लेकर बड़े ऐलान को, जानेंगे एक राज्य एक चुनाव पर उठे क्या सवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने दुनिया को कहा अलविदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम हस्तियों ने जताया शोक। बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहते हुए कोविड फंड में हुए घोटाले की जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने गठित की एसआईटी। येदियुरप्पा पर 40,000 करोड़ रुपए के स्कैम के आरोप। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। ट्वीट कर कांग्रेस के कार्यालय और मोदी सरकार के कार्यालय में रसोई के बजट की तुलना की। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 144 अंकों की बढ़त के साथ 81,611 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 16 अंकों की बढ़त के साथ 24,998 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद आज कांग्रेस ने दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। तो बैठक में कांग्रेस ने क्या बनाया है प्लान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद आज कांग्रेस ने दिल्ली में एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव नतीजों को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन को हरी झंडी दी गई। बैठक के बाद पार्टी नेता अजय माकन ने इस मीटिंग की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। माकन ने हरियाणा चुनाव के नतीजों को अप्रत्याशित बताया और कहा कि एग्जिट पोल्स और चुनाव नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था। माकन ने आगे बताया कि मीटिंग में चुनाव आयोग को लेकर भी बात हुई, जिसको लेकर पार्टी आगे अभी और कार्रवाई करेगी। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं, और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े, और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए, और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। हरियाणा के नतीजे सवालों में घिरे हुए हैं। सवाल हरियाणा के सीएम पद को लेकर भी उठ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सीएम पद पर कोई सस्पेंस नहीं दिख रहा है। बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद अब इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो कब हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनावी परिणाम के बाद अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं जम्मू कश्मीर की नई सरकार पर, और जल्द ही जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होने वाला है। दरअसल इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करने जा रहा है, जहां वो सरकार गठन का दावा पेश करेगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और पार्टी ने उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता भी चुन लिया है। इसके बाद ये साफ हो गया है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि राज्य में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। इसी के साथ कांग्रेस की ओर से डूरू सीट से विधायक जीएम मीडिया प्रदेश अध्यक्ष और सेंट्रल शाल्टिंग के विधायक तारिक हामिद कर्रा में किसी एक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद है।
बताते चले कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की है। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और CPI-M को 1 सीट मिली है, जबकि बीजेपी को 29 और PDP को 3 सीट मिली है। जहां जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं बिहार में एनडीए सीएम नीतीश के साथ खेला करने वाली है, जिससे बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। तो कैसे बढ़ने वाली है नीतीश की मुश्किलें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विपक्ष तो उन पर लगातार हमलावर है, लेकिन अब एनडीए के सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर 5300 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए। मांझी ने नीतीश सरकार की गंगा उद्भव योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस काम के लिए 700 करोड़ का बजट बनाया, उस काम को 6000 करोड़ की लागत से गंगा का पानी लाया गया। क्या इससे इलाके में पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो गई? यानी एक तरफ तो मांझी ने नीतीश सरकार पर फिजूल खर्ची के आरोप लगाए कि जो योजना 700 करोड़ की थी, उस पर 6000 करोड़ खर्च कर दिए और उसके बावजूद पानी की कमी पूरी नहीं हो पाई, यानी आपकी योजना भी फेल हो गई। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अचानक जीतन राम मांझी ये बातें क्यों कर रहे हैं। मांझी तो नीतीश के करीबी रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी के करीबी माने जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश पर जो आरोप मांझी ने लगाए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ है। मांझी ने बीजेपी के इशारे पर आरोप लगाए। ऐसे में एक बार फिर ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेला करने की तैयारी में है। हरियाणा के नतीजों के बीच अचानक मांझी के नीतीश पर आरोप को लेकर सवाल बीजेपी पर उठने लगे हैं। क्या बीजेपी नीतीश के साथ खेला करने की तैयारी में है? खेल बीजेपी के साथ यूपी में भी होने वाला है, क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से उतरने को तैयार है। गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। चर्चाएं ये चल रही हैं कि इस चुनाव में यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी यानी राहुल अखिलेश की जोड़ी अलग हो जाएगी। लेकिन अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा गठबंधन में उपचुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का गठबंधन कहाँ देख रहे हैं? आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। उनके इस बयान ने कांग्रेस और सपा के गठबंधन में दरार की सभी खबरों को खारिज कर दिया है। हालांकि हरियाणा चुनाव के नतीजों से जुड़े सवालों पर जवाब देने से अखिलेश ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। यानी एक तरह से उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हरियाणा चुनाव का उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। यूपी में कांग्रेस और सपा एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि बीते दिन समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा और मझवा विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया है। इस लिस्ट के सामने आते ही कांग्रेस और सपा के गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे, लेकिन अब अखिलेश के इस बयान ने सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। ऐसे में एक बार फिर दोनों का साथ चुनाव लड़ना बीजेपी की चिंता बढ़ाता नजर आ रहा है। यूपी में एक बार फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी नजर आएगी, जिसके चलते बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मुश्किल तो अब बीजेपी के लिए केरल में भी होने वाली है। केरल विधानसभा में एक देश एक चुनाव के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल पेश करने की तैयारी में है, जिसके खिलाफ अब केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से रामनाथ कोविंद पैनल के सुझाए गए एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अपने फैसले को वापस लेने की अपील की गई है। सीएम पिनरई विजयन की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री एमबी राजेश ने ये प्रस्ताव पेश किया। एमबी राजेश ने कहा कि ये प्रस्ताव देश की संघीय व्यवस्था को कमजोर करेगा और भारत के संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। एमबी राजेश ने इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए इसे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया। साथ ही इसे आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को लागू करने का प्रयास भी बताया। इस दौरान केरल विधानसभा में ये भी कहा गया है कि ये कदम अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। माना तो ये भी जा रहा है कि अब एक एक करके तमाम गैर बीजेपी शासित राज्य एक देश एक चुनाव के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाले हैं।
यानी विपक्ष ने शीतकालीन सत्र से पहले एक बार फिर बीजेपी सरकार को मनमाने फैसले लेने से रोकने के लिए कमर कस ली है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार सदन में इस बिल को पास करवा पाती है या एक बार फिर विपक्ष के दबाव में उसे ये बिल भी वापस लेना पड़ेगा। मोदी सरकार की मनमानी के खिलाफ विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। ऐसे में साफ है संसद के अगले सत्र में भी मोदी सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है। सवाल मोदी सरकार के साथ यूपी की योगी सरकार पर भी उठ रहे हैं। हाथरस हादसे को लेकर सवालों में घिरे भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि की न्यायिक आयोग में पेशी हुई, लेकिन इस पेशी में भी बीजेपी सरकार सवालों से घिर गई। देखिए ये रिपोर्ट। बीते 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा न्यायिक आयोग के सामने लखनऊ में पेश हुआ, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसे लेकर बीजेपी विवादों में आ गई है। दरअसल लखनऊ में न्यायिक आयोग में भोले बाबा सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी से पहुंचा। इस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। साथ ही बाबा की सुरक्षा को लेकर हाई लेवल सिक्योरिटी का घेरा भी देखने को मिला। बाबा की पेशी को लेकर पुलिस ने 1 किलोमीटर तक का इलाका सील कर दिया। जनपद मार्केट की सभी दुकानें बंद करा दी गई। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए, जिस पर इंडियन यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा, हाथरस में 121 लोगों की जान जाने के जिम्मेदार नारायण साकार उर्फ भोले बाबा जब कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे तो गाड़ी पर बीजेपी का झंडा और वीवीआईपी प्रशासनिक व्यवस्था सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। इसी के साथ दावा ये भी किया जा रहा है कि जिस गाड़ी से बाबा बैठकर पेशी के लिए गया था वो गाड़ी पीलीभीत की पूरनपुर सीट से बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान की गाड़ी थी। गाड़ी पर विधायक भी लिखा हुआ था और बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ था। बहरहाल इस मामले में अब तक बीजेपी के किसी भी नेता की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अब इस मामले में बीजेपी एक बार फिर घिरती नजर आ रही है। भोले बाबा को लेकर यूपी की बीजेपी सरकार बुरी तरह घिर गई है तो सवाल दिल्ली के सीएम आवास को लेकर भी उठ रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम के आवास खाली करने के बाद जहां सीएम आवास खाली हो गया है तो वहीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी को अभी तक आवास नहीं मिला है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर मोदी सरकार सवालों से घिर गई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी इसलिए परेशान है क्योंकि वो हमें चुनाव में हरा नहीं पाई। दिल्ली में बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब उनकी सरकार नहीं बनती तो वो ऑपरेशन लोटस चलाते हैं कि किसी भी तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना ले, लेकिन दिल्ली में वो ये भी नहीं कर पाए। फिर वो हमारे मंत्रियों और नेताओं को साजिश जेल में डालते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी पार्टी और सरकार तोड़ने में नाकाम रहते हैं। अब जब उनके सभी पैतरे फेल हो गए हैं तो सीएम आवास पर कब्जा करना चाहते हैं। पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री आवास, बड़े बंगलों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने आए हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी हम सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारे बंगले। आतिशी ने तंज कसते हुए कहा कि क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई सांसद केंद्रीय मंत्री बनता है और वो मंत्री आवास में शिफ्ट होता है तो सांसद आवास से उसका सामान निकालकर सड़क पर रख दिया गया हो? ये सब बकवास है और उपराज्यपाल को इससे बचना चाहिए। बता दें कि सीएम आवास से सामान बाहर किए जाने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी अपने निजी आवास से काम करती नजर आई और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी और एलजी की राजनीति के आगे हार नहीं मानेंगी, भले ही सड़क से सरकार चलानी पड़े। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश की तरक्की में एक बड़ा योगदान करने वाले उद्योगपति रतन टाटा आज इस दुनिया से चले गए हैं। वो हमेशा निचले तबके के लिए, गरीबों के लिए बात करते थे। वो सिर्फ उनकी बात ही नहीं करते थे बल्कि उनके लिए वो काम भी करते थे। गरीब के लिए
छोटी 1 लाख रुपए के अंदर आने वाली कार नैनो वही लेकर आए थे। उन्होंने एयरलाइंस को नई जिंदगी दी और इन दिनों वो छोटे जानवरों का एक अस्पताल बनाने में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को दुनिया हमेशा याद रखेगी। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबर।